अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुबैर सलीम। और बिल्कुल रीसेंट वीडियो में हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड की थी दैट वाज कि व्हाट इज़ द मेथड और द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर डेफरल मेथड। अब हम उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस का की टाइप समझ आए एंड देन फिर उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी हमें समझ आए। सो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। So requirement है identify the type of funds and the accounting treatment for the contributions made during the year and their balances at the start of year according to the deferral method. So इसका मतलब ये है कि मुझे contributions के बारे में बताना है, फंड की क्या टाइप है मुझे ये बताना है, एंड देन वी हैव टू गिव देम कि एक ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब हम लोगों ने करना क्या है। तो फर्स्ट चीज़ बच्चों जो आ रही है यहाँ पे दैट इज वो क्या है, वो है प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स द एनपीओ। एक प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, आई कैप इज़ द बेस्ट एग्जांपल। हमारे यहाँ आई कैप भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सेट्स अप अ फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक फंड क्रिएट किया। उन्होंने क्यों फंड क्रिएट किया है कि उन्होंने कहा यार कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप्स देंगे। ओके, for this purpose, rupees 100 million have been allocated that will be invested, and 80% of the investment income shall be used for student support and 20% of the investment income shall be added to the fund investment. सर उन्होंने 100 मिलियन एक एलोकेट कर दिया और जो भी उसके ऊपर इनकम आएगी उसके 80% स्टूडेंट सपोर्ट में यूज़ करेंगे और 20% और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो फंड में ऐड होती रहेगी। The fund investment shall not be available for use by the NPO for its operations, and the NPO shall preserve the principal amount of fund. सर पैसा कहीं और यूज नहीं होना। तो पैसा जब कहीं और यूज नहीं होना तो लंबी लंबी चैरिटी सदका जारिया। सो यू कैन से कि भाई जान ये तो सदका जारिया वाला हिसाब है, ये तो पैसे हमने कहीं यूज़ नहीं करने, और जहाँ पे प्रिंसिपल अकाउंट अमाउंट यूज़ करने की इजाज़त ना हो उस तरह के फंड को हम कहते हैं इंडोमेंट फंड है ये। और इस तरह के फंड्स में आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वो क्या है, जो भी कंट्रीब्यूशन किया वो इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। ओके, ड्यूरिंग करंट पीरियड कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंड वाज 15 मिलियन। तो ये 15 मिलियन का ट्रीटमेंट क्या है, तो बच्चों 15 मिलियन का ट्रीटमेंट है कि आपने इस 15 मिलियन को इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना। नो 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 नो, डायरेक्ट नेट एसेट्स में लेके जाना डायरेक्ट, क्योंकि ये पैसा तो कहीं यूज़ ही नहीं होना। और इसके अलावा सो कंट्रीब्यूशन जो भी है सर ये डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स बनेगा। तो मैं इसके साथ लिखने लगा हूँ कि ये इंक्रीज इन नेट एसेट्स है। क्या लिखने लगा हूँ सर मैं, कि इंक्रीज इन नेट एसेट्स। ओके, आगे क्या करें सर हम लोग, अब ये क्वेश्चन है आगे दी। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ दिस फंड इज 600। वो 100 मिलियन मिलियन करके उसने 600 मिलियन इकट्ठा कर लिया होगा। तो मेरे बच्चों ये 600 मिलियन किधर पड़ा होगा सर, नेट एसेट्स में। तो जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है बच्चों, इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स होती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, वहाँ पे इंडोमेंट फंड के नाम से क्या पड़ा होगा, ये इंडोमेंट फंड के नाम से एक बैलेंस आ रहा होगा। ये उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा 600 मिलियन। और ये जो कंट्रीब्यूशन इस साल किए गए हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन इस साल किए गए हैं, ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आके ऐड होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ये बात ज़रा समझ लो। ओके सर समझ ली, डायरेक्ट इधर लेके जाना है, बिल्कुल डायरेक्ट इधर लेके जाना है। सो दिस इज कंट्रीब्यूशन। अब मेरे बच्चों आगे क्या करें हम लोग, दैट्स इट, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आप लोगों का। आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा सर। जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उसका क्या करना है, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। सर देखें, उसने कहा 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनकम शैल बी यूज फॉर स्टूडेंट सपोर्ट। तो जो 80% पैसा आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्पेसिफिकली स्टूडेंट सपोर्ट को फंड करने के लिए, तो वो पैसा चला जाएगा, 80% इनकम चली जाएगी पीएनएल में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू बना लो, यानी इनकम हेड में लिख लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें पता है हमारा फॉर्मेट होता है, हम इनकम्स लिखते हैं एक साइड पे, ये लें, और फिर हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो यहाँ पे इनकम आ जाएगी 80%, बट द 20% शुड बी एडेड टू प्रिंसिपल।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो 20% अमाउंट है, ये जो 20% है, ये आप लोगों ने ये रिटर्न 20% रिटर्न जो भी अमाउंट आएगी वो इधर आएगी, और अल्टीमेटली यू विल गेट योर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ इंडोमेंट फंड. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस. और इस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि एक इंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको मेंटेन करना है, आप वो कहीं और यूज़ नहीं कर सकते. ओके सर, फाइन. आगे क्या है सर? आगे देखते हैं ज़रा. आगे वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रा समझ के देखो कि क्या है ये, और फिर देखें मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके सर, अ हेल्थ केयर एनपीओ हैज़ रेज्ड मनी through special marketing drive in which overseas contributors deposited 100 each in its Save a Life fund account. एक फंड अकाउंट है, यानी एक पैसा बनाया हुआ है आपने, एक पर्पस रखा हुआ है आपने कि $100 दें, ₹100 दें, और है क्या? सेफ अ लाइफ फंड अकाउंट. आप 100 कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप किसी की जान बचा रहे हैं. तो इस तरह की बातें कर करके हमने पैसे लोगों से इकट्ठे करने होते हैं, थोड़ा इमोशनल कर करके, तो हम इस पर्पज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. A contribution shall be used for NPO's routine operations which focuses on providing life-saving drugs to patients which cannot afford the cost. अब हमारा नॉर्मल पर्पस क्या है कि हम लोगों को मेडिसिन देते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते. अब नॉर्मल पर्पस ये है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई किसी ने कि यार क्यों दे रहे हैं हम लोग? सर सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक थी, हमने मार्केटिंग टेक्निक मतलब लोगों को इमोशनल करने के लिए. ठीक, अब लोगों को इमोशनल करने के लिए एक मार्केटिंग टेक्निक बनाई थी, लेकिन क्या कंट्रीब्यूटर्स कोई रिस्ट्रिक्शन अपोज कर रहे हैं कि इसलिए यूज़ करनी है? इसलिए सर जो हमारा नॉर्मल काम है हम उसी के लिए पैसा यूज़ करने वाले हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा यूज़ करेंगे सर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दिस इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस. अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस सर क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग द ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द फंड इज़ 5 मिलियन, तो हम इसको रेवेन्यू में ले जाएंगे. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में हम इसे लेके जाएंगे, एंड इसको इनकम साइड पे पूरे के पूरे 5 को इनकम साइड पे हम लिख देंगे. ये हमारा रेवेन्यू बनेगा, हम इसको इनकम बना लेंगे. अनरिस्ट्रिक्टेड फंड था ये, और ये अल्टीमेटली इनकम बनेगी. फिर एक्सपेंडिचर्स आएंगे यहाँ पे, फिर हमें पता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर्स माइनस होते हैं तो सरप्लस आता है, और वो सरप्लस अल्टीमेटली एक जनरल रिजर्व में चला जाएगा. जिस तरह प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग्स में जाते हैं कंपनीज में, इसी तरह यहाँ पे जो सरप्लस आता है वो जनरल रिजर्व्स में चला जाता है, जनरल रिजर्व में बच्चों. इसलिए उसने यहाँ पे जनरल फंड भी लिखा हुआ कि अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर जनरल फंड या जनरल रिजर्व. तो इसको हम लोग रिजर्व्स को भी यहाँ पे फंड्स ही बोलते हैं. ओके सर, फाइन. थोड़ा समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर. आगे बढ़ते हैं. एन एजुकेशनल एनपीओ हैज सेट अप अ फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्कूल. ठीक है जी. एन एजुकेशनल एनपीओ हैज सेट अप अ फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्कूल in nearby rural area. The fundraising drive has been successful as many people have contributed for the cause. The fundraising clearly stated that the funds so raised shall only be used for a construction of school at that specific location. तो सर फंड्स का सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है? स्कूल को बनाना. ऐसा कहीं और नहीं यूज़ हो सकता. क्लियरली मेंशन है टर्म्स में, जिससे भी ले रहे थे उसको क्लियरली मेंशन कर रहे थे कि भाईजान स्कूल बनेगा, स्कूल बनेगा, स्कूल बनेगा, स्कूल बनेगा, स्कूल के लिए पैसे दे दो, स्कूल के लिए पैसे दे दो. इस तरह की बातें हम कर रहे हैं. तो सर स्कूल के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड पैसा है. सो इट मीन्स दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन. रिस्ट्रिक्टेड, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. यहाँ से जो फंड बनेगा वो रिस्ट्रिक्टेड फंड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. बट द पॉइंट इज ड्यूरिंग द पीरियड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू दिस फंड इज 10 मिलियन, एंड द स्टार्ट ऑफ द ईयर बैलेंस जो है वो 500 है. अब इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सर स्कूल बनाने के लिए अगर आप लोगों को कोई काम को पैसे दिए जा रहे हैं तो स्कूल इज अ डेप्रीशिएबल एसेट. आप एक बिल्डिंग बनाएंगे उसको हम डेप्रीशिएबल एसेट कहेंगे. डेप्रीशिएबल एसेट की वजह से हमें ग्रांट मिल रही है, ग्रांट या कंट्रीब्यूशन. तो हम बच्चों इसको क्या बनाएंगे? पहले दिन जब पैसा मिला होगा, जब मिला होगा तो हमने इसको लायबिलिटी बनाया होगा. क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट लायबिलिटी, डेफर्ड लायबिलिटी बना होगी ये, और फिर थोड़ा थोड़ा करके इनकम बनेगी जब स्कूल डेप्रीशिएट होना शुरू होगा. इंपॉर्टेंट है. यानी जितनी देर ये स्कूल बन के डेप्रीशिएट नहीं होता तब तक ये अमाउंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी. ओके
सर व्हाट इफ इट इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एंड फिर डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स हैं, फिर डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स हैं। तो यहाँ पे इट शुड बी ओपनिंग बैलेंस शुड बी अ लायबिलिटी, एंड ये जो इस दफ़ा इंक्रीज हुआ है, कोई खबर नहीं है कि स्कूल बन गया है, कोई खबर नहीं है कि उसकी डेप्रीसिएशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस दफ़ा का कंट्रीब्यूशन भी लायबिलिटी ही है, तो आपको ये डबल एंट्री बनानी चाहिए, कैश लायबिलिटी। ओके, और जो ओपनिंग बैलेंस था वो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था, तो ये लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस था 500। इस दफ़ा आप लोगों ने और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस कराए हैं, तो अल्टीमेटली दिस कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, और ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देगा। तो सर इनकम कब बनेगा? जब स्कूल डेप्रीशिएट होना शुरू होगा। अगर स्कूल डेप्रीशिएट होना शुरू हुआ तो जैसे जैसे वो डेप्रीशिएट होगा वैसे वैसे ये 510 भी इनकम बनती जाएगी। सर अगले साल अगर 6 माह डेप्रीशिएट हो, स्कूल बन गया और स्कूल 6 माह डेप्रीशिएट हुआ, तो मैं 6 माह की डेप्रीसिएशन जिस तरह चार्ज की इसको भी 6 माह के लिए डेप्रीशिएट करूंगा। सर अगर मैंने वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया ओवर 20 ईयर्स, तो मैं यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6 माह इंटू 6 मंथ्स है, तो डिवाइडेड बाय 6/12 कर दूंगा। यहाँ पे भी कर देंगे हम। ओके सर, इट मीन्स के डेप्रीसिएशन के पीरियड के साथ साथ डेप्रीसिएशन मेथड, बिल्कुल सर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट these types of contributions. I hope आप लोगों को समझ आई होगी बच्चों। Let's move towards another example in video, next video, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, और इसको प्लीज़ इस्टेब्लिश करें माइंड में। लेट मी हेल्प यू टू इस्टेब्लिश। दो चीज़ें हैं जो नेट एसेट्स के इंक्रीज में लेके जाएंगे। पहली, नॉन डेप्रीशिएबल लैंड्स की वजह से रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स की वजह से। दूसरा, इंडोमेंट फंड्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये दो चीज़ें नेट एसेट्स में जाएंगी। एंड अगर फ्यूचर एक्सपेंस और नॉन करंट एसेट्स की वजह से आपको ग्रांट्स मिली हैं डेप्रीशिएबल एसेट्स की वजह से, तो लायबिलिटी बनेंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या करंट एक्सपेंसेस की वजह से हैं, तो ये डायरेक्ट इनकम बनेंगे। सो प्लीज़ याद करें ताकि अच्छे तरीके से समझ आए और आगे और अच्छे तरीके से ये स्टैंडर्ड समझ आता जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।